हमारे बीच हमारे बीटीसी के वरिष्ठ सुपरवाइजर श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान, जो कि खुद भी कविता लिखते हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति भी करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं क्या कि वो मंच पे आए और इस भक्तिमय वातावरण को थोड़ा और भक्ति बनाने का कष्ट करें। श्री धर्मेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सुजीत जी। आदरणीय मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर महोदय, वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक महोदय, सहायक कारखाना प्रबंधक महोदय और अभी अभी हमारे बीच में पधारे हुए ढाडे साहब, मेरे वरिष्ठ सुपरवाइजरगण, देवियों, सज्जनों एवं बच्चों, आप सभी को इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं कविता पाठ करूं, सबसे पहले उन लोगों को नमन जिनके कारण आज हम ये दिन मना रहे हैं। दो लाइनें प्रस्तुत करता हूं। जिनके बलिदानों के कारण आज यहाँ हम बैठे हैं, उनकी यादों के साए अंतः स्थल में बैठे हैं। सदा नमन उनको करते हैं, सदा नमन उनको करते हैं। पथ अनुसरण करें उनका, भारत माँ का मान बढ़ाने में बीता जीवन जिनका, भारत माँ का मान बढ़ाने में बीता जीवन। दो लाइनें और हैं इसी संबंध में। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, नेताजी जैसा ओज मिले, सो आजाद के जैसी हस्ती हो। ऊधम का ऊधम दिल मिस्मिल, ऊधम का ऊधम दिल मिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले। हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छाँव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छाँव मिले। पहला गणतंत्र दिवस हमने मनाया था 26 जनवरी सन 1950 को। तब से लेकर आज तक हमने क्या प्रगति की है, 4 लाइनों में मैंने उसको समेटने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है आपके सामने कि जब हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था तो हमारी स्थिति क्या थी। कल मिलावो, कल नुमाइश में मिलावो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिलावो चीथड़े पहने हुए, पूछा मैंने नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। जी हाँ साहब, ऐसी स्थिति थी कुछ हमारी जब हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। फिर पंचवर्षीय योजनाएं बनी, नए नए विचार आए, सभी देशवासियों ने मिलकर देश की तरक्की में अपना अपना योगदान दिया। क्या परिस्थितियां थी। होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम तरक्की के मकामात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला है हमें दिमाग, उतने उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। तो जिस तरह के हालात अपने देश के उस समय थे, बहुत मेहनत करी, सभी ने मेहनत करी, बहुत देश को आगे बढ़ाया। हरित क्रांति आई, नील क्रांति आई और बहुत सारा परिवर्तन आया। बाद में एक दौर ऐसा भी आया जब सब परेशान हो गए, थक गए और एक स्थिरता सी देश में आ गई। और कुछ इस तरह से व्यक्त किया है उसको कि जो होता है होने दो और हमको थोड़ा सोने दो। इस तरह की परिस्थिति बीच में एक उत्पन्न हुई थी। लेकिन आज हम जहाँ पर हैं तो हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि जो होता है होने दो, जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे होगा, इन शब्दों में जीवन है, इन शब्दों में जीवन है। वैसे तो मैं अपनी कविता खुद बनाता हूँ, पर एक कविता मुझे इस अवसर पर याद आ रही है हमारे कविवर श्री हरिओम पंवार साहब की, और ये मैंने आपको पहले भी कई बार सुनाई हुई है। ये खुद उनका कहना है कि ये कविता मर गई है। हम सभी जानते हैं कि हमसे कोई चीज़ बिछड़ जाए, मर जाए, चाहे वो पौधा हो, हमारा पालतू जीव जंतु हो, दुख होता है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये कविता मर गई, तो इसकी मुझे खुशी है
क्यों खुशी है तो मैं आपको सुनाता हूँ कि जब कुछ परिस्थितियां अलग थी तो कवि को कितना आक्रोश था। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि सेना पर हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे, कभी 26/11 हो जाता था, आए दिन बम विस्फोट होते रहते थे, कभी पुलवामा हो गया। कभी इतना व्यथित था तो उन्होंने क्या लिखा है कि पाकिस्तानी गालों पर ये भारत के चांटे होते, पाकिस्तानी गालों पर ये भारत के चांटे होते, हमने अगर 2 के बदले 20 शीश काटे होते। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? वो हमसे सबूत मांगते थे, सबूत लाओ साहब, आतंकवादी घटना हुई है तो सबूत लाओ कि हमारे लोग थे। उनका तो इतनी भी उनमें हिम्मत नहीं थी कि जब कारगिल में उनके सैनिकों को मार मार के गिरा दिया था तो वो लाश भी लेने नहीं आए थे। उनका दफन भी हमारे सैनिकों ने किया था और वो हमसे सबूत मांगते थे और हम डोजियर देते रहते थे उन सबूतों में। क्या स्थिति थी हमारी, जरा याद करिए। तो कभी उस समय कहता था, कितना आक्रोश था उनको कि बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए, हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री सिखलाने में। बेला चंपा नागफनी पर कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। कोई विषधर बीज शांति के कभी नहीं हो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। तब कवि ने कहा था कि भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। जैसे कोई मोती ढूंढे, मोती कहाँ मिलता है साहब? सागर में मिलेगा ना। जैसे कोई मोती ढूंढे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। फिर उन्होंने एक सलाह भी दी कि दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही हथकंडों पर। हमने इजराइल से भी सीखा, हमने अपनी प्राचीन चाणक्य नीति से भी सीखा और हमने स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी सीखा और उनका अनुकरण भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 4 लाइनें और है कि कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, संविधान को ठुकराता परिवेश दिखाई देता था। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते थे, सेना पर हमला करते थे, खूनी फाग मनाते थे। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। उस समय भी उन्होंने कहा था कि सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। और उन्होंने क्या कहा था कि जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, कश्मीर को भारत माता की माँ की बिंदी समझा जाता है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। ये तब कहा था और अब क्या हो गया, उन्होंने अब बदल दी है वो लाइनें। अब उन्होंने क्या लिखा कि उनके पैरों बेड़ी जकड़ी गई बधाई देता हूँ, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई देता हूँ। तो इस तरह का परिवर्तन आज हम देख रहे हैं जो आज हुआ है। अभी हाल ही में हमने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई थी। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जवान साथी मौजूद हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे इस देश में चहुओर ही मकरंद हो जाए।
मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं तुझसे मांगता केवल, मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं तुझसे मांगता केवल, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जय हिंद।